नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 के आपके जो पेपर चल रहे हैं उसका एनालिसिस हम लेकर आए हैं आपके लिए आज। ठीक है, तो आपके जो 5 मार्च को एग्जाम हुई थी उसका, 6 मार्च को जो एग्जाम हुई उसका, 7 मार्च को जो एग्जाम हुई उसका और 8 मार्च को जो एग्जाम हुई उसका, इन चारों तारीखों का आपका जो पेपर आया है उसमें हिंदी सब्जेक्ट का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए, किन टॉपिक से पूछे गए। तो जो प्रश्न हमारे पास आए हैं उन प्रश्नों का हम आपके लिए एनालिसिस लेकर आए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला जो प्रश्न है वो क्या है, ये देखना है हमको। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8 मार्च का एक साथ एनालिसिस संविदा शिक्षक वर्ग 3 का हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है आज का हमारे सामने स्क्रीन पर है। पहला जो प्रश्न है आपका वो है, भारतवासी में कौन सा समास है। जो भारतवासी शब्द दिया है आपको, इसमें कौन सा समास होगा, ये आपको पूछा था परीक्षा में। ठीक है, तो भारतवासी में कौन सा समास है, तो यदि हम भारतवासी का समास विग्रह करेंगे, ठीक है, ये तो है आपका सामासिक पद। क्या है ये जो दिया हुआ है, ये है सामासिक पद। ये क्या कहलाता है, तो ये सामासिक पद कहलाता है आपका। अब हमको पूछा है कि इसमें कौन सा समास है, तो यदि हम समास विग्रह ही नहीं करेंगे तो समास पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमको समास विग्रह आना चाहिए। तो इसका यदि हम समास विग्रह करें, ठीक है, इसका यदि हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह क्या होगा। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा भारतवासी का। तो भारतवासी का समास विग्रह करेंगे यदि हम, तो इसका समास विग्रह होगा भारत का वासी। ठीक है, भारत का वासी अर्थात भारत में रहने वाला। ठीक है, भारत का वासी, वासी अर्थात निवासी। ठीक है, तो भारत का वासी, ये इसका समास विग्रह होगा। अब यहाँ पर कौन सा समास होगा, ऐसा ही हमसे प्रश्न में पूछा है, तो इसमें कौन सा समास होगा ये कैसे पहचानेंगे। तो आपका इसमें जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा। पर हमने पहचाना कैसे इसको, तो इसको इस प्रकार पहचाना कि तत्पुरुष समास जो है वो कारकों पर आधारित समास है। ठीक है, तो यदि तत्पुरुष समास की बात करें हम, तो तत्पुरुष समास कारकों पर चलता है। तो यहाँ पर इसका समास विग्रह हुआ भारत का वासी। तो यदि हम कारक की बात करें तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग और संबंध का के की रा रे री, इस प्रकार संबंध कारक के अंतर्गत आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर का जो कारक चिन्ह है का, उसका लोप हो रहा है यहाँ पर। तो भारत का वासी, तो का के की आपका कौन से कारक में आता है, तो ये आपका जो आता है वो आता है संबंध कारक में। तो यहाँ पर आपका जो समास होगा वो होगा संबंध तत्पुरुष। ठीक है, कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। ठीक है, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें जो समास है उसका नाम है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ये ऐसे प्रश्न है जो हमारे पास पहुंचे हैं। ठीक है, कि ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न यदि हम देखें, इसका सही आंसर होगा संबंध तत्पुरुष। भारतवासी में कौन सा समास है, तो इसका समास विग्रह होगा भारत का वासी, और का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, अर्थात यहाँ पर संबंध कारक होगा और संबंध तत्पुरुष इसका सही आंसर आएगा समास के अंतर्गत। अगला प्रश्न यदि हम देखें, तो अगला प्रश्न जो है वो है, रोला व दोहा से मिलकर कौन से छंद का निर्माण होता है, या रोला व दोहा मिलकर कौन से छंद का निर्माण करते हैं। जो रोला होता है आपका वो और दोहा, ये दोनों छंद मिलकर कौन से छंद का निर्माण करते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि रोला व दोहा मिलकर कौन से छंद का निर्माण करते हैं। तो रोला व दोहा मिलकर आपके कौन से छंद का निर्माण करते हैं, तो कुंडलिया छंद का निर्माण करते हैं। कुंडलिया इसका सही आंसर होगा। कुंडलिया छंद रोला व दोहा से मिलकर बनता है। तो कुंडलिया इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें, तो अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके परीक्षा में वो पूछा गया तीसरा प्रश्न। ठीक है, पूछा जो गया प्रश्न वो है, और से और हो गए मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है, ऐसा प्रश्न में पूछा था। और इसके ऑप्शन भी आए थे, लेकिन ऑप्शन हम तक नहीं पहुंचे हैं। तो और से और हो गए ये प्रश्न हम तक पहुंचा है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको पूछा था परीक्षा में। ठीक है, तो और से और हो गए मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले इसके अर्थ की बात करें हम, और से और हो गए ये आपका मुहावरा है, ये तो आपको पता चल गया। अब इसका अर्थ क्या होगा,
तो इसका अर्थ होगा पहले जैसा ना रहना। ठीक है, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, इसका अर्थ होगा पहले जैसा ना रहना। और से और हो गए मुहावरे का अर्थ होगा पहले जैसा ना रहना, पहले जैसा ना रहना। ठीक है, ये इसका अर्थ होगा। अर्थात क्या होगा पहले जैसा ना रहना, अर्थात होगा बिल्कुल बदल जाना। ठीक है, बिल्कुल बदल जाना, बिल्कुल बदल जाना, बिल्कुल बदल जाना, ये भी हम कह सकते हैं इसका अर्थ। तो पहले जैसा ना रहना यदि ऑप्शन में आया हो तो ये सही रहेगा, और बिल्कुल बदल जाना यदि ऑप्शन में आया हो तो ये भी आपका सही रहेगा। तो बिल्कुल बदल जाना, हम कहते हैं ना कि बिल्कुल बदल गया, तो और से और हो गए, मुहावरे का अर्थ बताना था पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। स्वर तथा व्यंजन से प्रश्न आए थे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न हम तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन स्वर तथा व्यंजन से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेपर में। ठीक है, ये आपका 5, 6, 7 और 8 मार्च का जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए संविदा शिक्षक वर्ग 3 में, ऐसे प्रश्न हम तक जो पहुंचे हैं वो प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपके स्वर तथा व्यंजन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, अर्थात आपको वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट करना है, मतलब वर्णमाला से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट करके जाना है, वर्णमाला में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर स्वर तथा व्यंजन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। फिर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपके पर्यायवाची, ठीक है, अर्थात जिन्हें हम समानार्थी कहते हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। विलोम अर्थात जिन्हें हम विपरीतार्थक भी कहते हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए और उपसर्ग से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे गए, और आगे भी इनके आने की संभावना है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यही आपका सिलेबस के अंतर्गत था। तो पर्यायवाची, विलोम, प्रत्यय और उपसर्ग से इन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न हम तक पहुंचे हैं पर्यायवाची, विलोम, प्रत्यय और उपसर्ग से रिलेटेड, वो आपके लिए आगे इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। और दूसरा ये कि जो हम तक नहीं पहुंचे हैं उनका टॉपिक हम तक पहुंचा है तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको पर्यायवाची, विलोम, प्रत्यय और उपसर्ग इन टॉपिक पर ज्यादा जोर देना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं प्रत्येक दिन। ठीक है, अगले यदि बात करें हम कुछ टॉपिकों की और कुछ प्रश्नों की, तो अगले कुछ प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर है। जो 9वां प्रश्न है वो है करुणा का पर्यायवाची नहीं है। अब हमसे यहाँ पर हमारे पास जो है इसके ऑप्शन तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन करुणा का पर्यायवाची नहीं है ऐसा प्रश्न यदि आपके परीक्षा में आया है तो वह हम तक पहुंचा है कि करुणा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना था। तो नहीं है मतलब 3 ऑप्शन इसमें दे रखे थे जो करुणा के पर्यायवाची थे, और एक ऐसा दे रखा था जो करुणा का पर्यायवाची नहीं था, तो आपको वही आंसर लगाना था। तो करुणा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं हम। करुणा के जो पर्यायवाची होंगे आपके वो कौन कौन से हैं, तो करुणा के जो पर्यायवाची है वो देख लेते हैं हम। करुणा के पर्यायवाची क्या होते थे, हो जाएंगे आपके, तो करुणा के जो पर्यायवाची हो जाएंगे, करुणा का पर्यायवाची दया हो जाएगा। ठीक है, तो दया करुणा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका। इस प्रकार इसके कई पर्यायवाची भी हो सकते हैं, लेकिन हमको आपके जो ऑप्शन है उनको देखकर ही इसका आंसर लगाना था। ठीक है, तो करुणा का पर्यायवाची एक तो दया हो जाता है, इसके अलावा भी कई करुणा के पर्यायवाची होते हैं आपके। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन है उनको देखकर हमको इसको आंसर लगाना था। तो यहाँ पर करुणा का पर्यायवाची तो दया हो गया, लेकिन हमको नहीं पूछा है, तो आपके ऑप्शन देखकर इसका आपको आंसर लगाना था। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न क्या आया था आपका वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो था वो गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, ये गद्यांश पद्यांश तो आपके सिलेबस में है। गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको कवि के नाम भी पूछे जा रहे हैं और लेखक भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उस पद्यांश के अंतर्गत, गद्यांश के अंतर्गत, तो ये आपको गद्यांश पद्यांश जो टॉपिक है इस पर भी जोर देना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपके पूछे जा रहे हैं गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड। ठीक, अगला यदि हम प्रश्न देखें कि अगला क्या प्रश्न पूछा गया, तो अगला जो प्रश्न पूछा गया आपका वो है मतैक्य में कौन सी संधि होगी। मतैक्य में कौन सी संधि होगी ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया था। 5, 6, 7, 8 मार्च का जो परीक्षा हुई आपकी, उसमें जितनी भी शिफ्ट है उन सभी शिफ्टों के जो प्रश्न आए हैं हिंदी से रिलेटेड वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ऐसे प्रश्न जो हम तक पहुंचे हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और जो नहीं पहुंच पाए हैं और उनका टॉपिक पहुंचा है वो हम आपको बता रहे हैं।
तो मतैक्य में कौन सी संधि होगी, इसका सही आंसर क्या होगा, तो मतैक्य में आपके कौन सी संधि होगी, तो यदि मतैक्य का संधि विच्छेद करें हम, मतैक्य का संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो ही संधि पता लगेगी, तो इसका संधि विच्छेद हमको करना पड़ेगा मतैक्य का। तो मतैक्य का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य बराबर आपका मतैक्य होगा। ठीक है, मत धन ऐक्य बराबर क्या हो जाएगा आपका मतैक्य। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, तो आपका यहाँ पर जो संधि होगी वो कैसे पहचानना है, तो मत, मत के उच्चारण में क्या आ रहा है, त अ का उच्चारण हो रहा है और अ धन ए मिलकर आपके ऐ का निर्माण करते हैं, तो मतैक्य। ठीक है, मतैक्य इसका उच्चारण होगा, तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। ठीक है, कौन सी संधि होगी इसमें, तो वृद्धि संधि इसका सही आंसर आ जाएगा। और यदि वृद्धि स्वर भी लिखा हुआ है तो वही वृद्धि संधि और वृद्धि स्वर संधि हुई आपकी। ठीक है, वृद्धि संधि या फिर हम वृद्धि स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि का ही भेद है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि का भेद आपके वृद्धि संधि हुई, तो या तो वृद्धि स्वर संधि ऑप्शन में दिया होगा या वृद्धि संधि दिया होगा, यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न क्या आया था आपका, आबद्ध का विलोम क्या होगा, ये आपको पूछा था। ठीक है, तो यदि आपको अर्थ पता नहीं होगा शब्द का तो आप उसका विलोम नहीं बता पाएंगे, ऐसा कठिन प्रश्न पूछा था। आबद्ध का विलोम, आप सोच रहे होंगे कि रात का विलोम पूछ ले, पृथ्वी का विलोम पूछ ले, इस प्रकार के विलोम नहीं पूछे जा रहे हैं, इसमें थोड़ा लेवल बढ़ाकर आपसे पूछा जा रहा है। तो आबद्ध का विलोम आपको बताना था कि आबद्ध का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो आबद्ध का विलोम क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या होगा, तो आबद्ध का जो विलोम होगा आपका, उसका अर्थ हमको आबद्ध का सबसे पहले पता चलना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए। तो आबद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से बंधा हुआ, अच्छी तरह से बंधा हुआ, अच्छी तरह से बंधा हुआ, इसका अर्थ होता है आबद्ध का। ठीक है, अच्छी तरह से बंधा हुआ। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जकड़ा हुआ। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, जकड़ा हुआ। तो यहाँ पर आबद्ध यानी जकड़ा हुआ या अच्छी तरह से बंधा हुआ। तो इसका विलोम क्या होगा, यानी विपरीत क्या होगा, विपरीतार्थक क्या होगा, उल्टा क्या होगा। तो आबद्ध का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका, इसका विलोम हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका, आबद्ध यानी जकड़ा हुआ या अच्छी तरह से बंधा हुआ, तो इसको विलोम हो जाएगा मुक्त। ठीक है, मुक्त यानी स्वतंत्र, तो इसका मुक्त सही आंसर होगा। और ऑप्शन में यदि स्वतंत्र दिया है तो स्वतंत्र भी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं पहुंच पाए हम तक, प्रश्न पहुंचा है, तो इसका विलोम जो होगा वो होगा मुक्त। मुक्त इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, लोकगीत का महत्व कक्षा अधिगम में क्या है। लोकगीत का महत्व जो है वो कक्षा अधिगम में क्या है, ऐसा प्रश्न आया था आपके परीक्षा में। ठीक है, तो इसका लोकगीत का महत्व कक्षा अधिगम में क्या है, तो इसके ऑप्शन तो हम तक नहीं पहुंच पाए, तो इसके ऑप्शन पर आधारित इसका उत्तर होगा कि इसके ऑप्शन में क्या ऑप्शन आया था आपका वही इसका उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी लोकगीत का महत्व कक्षा अधिगम में क्या है बता देते हैं हम आपको। तो लोकगीत ही लोक जीवन की वास्तविक भावनाओं को प्रस्तुत करता है। ठीक है, आपका जो लोकगीत होता है वही आपके लोक जीवन की वास्तविक भावनाओं को प्रस्तुत करता है और समाज के व्यक्त जीवन का प्रतिबिंब लोकगीत में ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, समाज के व्यक्त जीवन का, समाज के जो व्यक्त जीवन है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब, समाज के व्यक्त जीवन का प्रतिबिंब इसमें दिखाई पड़ता है, जीवन का प्रतिबिंब इसमें दिखाई पड़ता है, प्रतिबिंब इसमें दिखाई पड़ता है, ऐसा लोकगीत का महत्व होगा। इसमें दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देता है, इसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन बेस्ड इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन हम तक नहीं पहुंच पाए हैं तो इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो लोकगीत का महत्व कक्षा अधिगम में क्या है, इस प्रकार लोकगीत से रिलेटेड आपका प्रश्न कक्षा अधिगम में इसका महत्व ये पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला जो प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक, यह जो है ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक। ठीक है, यदि इसको इंग्लिश में हम लिखें, ठीक है, तो इसका ये इंग्लिश में आपसे पूछा गया था ह्यूरिस्टिक, और इसका ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है ये,
और इसका हिंदी में अर्थ आपसे पूछा था। हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो इसका इंग्लिश में यहाँ पर आपको लिख देते हैं हम ह्यूरिस्टिक। तो ह्यूरिस्टिक की स्पेलिंग ये थी यहाँ पर HEURISTIC, ठीक है, STIC। ये इस प्रकार आपका ह्यूरिस्टिक शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा ये आपसे पूछा गया था। तो ह्यूरिस्टिक क्या है, तो ये अन्वेषण विधि है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक क्या है आपकी, ये अन्वेषण विधि है। और इसकी उत्पत्ति का कारण कौन है, तो इसकी उत्पत्ति का कारण प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है आर्किमिडीज है, ठीक है। आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत सुना होगा। तो इसकी उत्पत्ति का कारण क्या हुआ, ह्यूरिस्टिक की प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्किमिडीज इसकी उत्पत्ति का कारण है। और हमसे प्रश्न में पूछा है कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो ह्यूरिस्टिक का हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो इसका हिंदी में अर्थ होगा मैं खोज करता हूँ, ठीक है। मैं खोज करता हूँ, इसका अर्थ होगा हिंदी में। इसका अर्थ हिंदी में क्या होगा कि मैं खोज करता हूँ, मैं खोज करता हूँ। इस प्रकार का प्रश्न आपके ये एग्जाम में पूछा गया, इसका अर्थ होगा मैं खोज करता हूँ। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सतसई में कौन सा समास होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, सतसई में कौन सा समास होगा इस प्रकार आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इसको कैसे पहचानेंगे हम, तो यहाँ पर पहचानते सही यदि आप पहचानेंगे तो इसका आंसर आपको देखते ही मिल जाएगा। तो सतसई में कौन सा समास होगा, तो यदि हम समास विग्रह करेंगे, फिलहाल हमको जो दिया है वो है सामासिक पद, ठीक है। ये हमको दिया है सामासिक पद। अब यदि हम इसका समास विग्रह करें तो समास विग्रह क्या होगा इसका, तो इसका समास विग्रह होगा, इसका समास विग्रह होगा आपका 700 का समाहार, 700 का समाहार, 700 का समाहार, ठीक है। तो यहाँ पर आपके प्रथम पद संख्यावाची है, ठीक है। प्रथम पद आपका जो है सतसई में संख्यावाची है। तो संख्यावाची जिसमें प्रथम पद होता है वहां कौन सा समास होता है आपका, तो आप इसको देखते से ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा, ठीक है। द्विगु समास इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि सतसई में कौन सा समास है, तो द्विगु समास इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। तो बिहारी सतसई, ये बिहारी की रचना है आपके सतसई, और इसमें कुल कितने दोहे हैं, तो इसमें कुल 700 दोहे हैं, ठीक है। इस प्रकार ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि सतसई किसकी रचना है, तो बिहारी की, और इसमें कुल कितने दोहे हैं, तो 700 इसका सही आंसर होगा। फिलहाल हमसे जो प्रश्न पूछा है परीक्षा में वो है सतसई में कौन सा समास होगा, तो 700 का समाहार इसका समास विग्रह होगा, और इसका आंसर जो होगा वो होगा द्विगु समास, ठीक है, क्योंकि प्रथम पद यहाँ पर संख्यावाची है। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला जो प्रश्न है आपका वर्षा का पर्यायवाची पूछा है आपसे, वर्षा का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। तो वर्षा के पर्यायवाची हम देख लेते हैं, वर्षा के पर्यायवाची क्या क्या होंगे। तो वर्षा के यदि पर्यायवाची हम देखें तो वर्षा का पर्यायवाची क्या होगा आपका, एक तो हो जाएगा बारिश, ठीक है। ये आपसे ऑप्शन में पूछे गए थे, 4 ऑप्शन थे और उसका सही आंसर आपको बताना था। तो एक वर्षा का पर्यायवाची हो जाएगा बारिश, दूसरा हो जाएगा बरसात, तीसरा क्या हो जाएगा आपका वृष्टि, ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका वृष्टि। उसके अलावा क्या होता है वर्षा का पर्यायवाची, तो मेह, मेह भी वर्षा का पर्यायवाची होता है। उसके अलावा पावस, पावस भी वर्षा का पर्यायवाची होता है। झंझा, झंझा भी वर्षा का ही आपके पर्यायवाची होता है, ठीक है। इसके अलावा वर्षा के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, तो वर्षा के पर्यायवाची हो जाते हैं आपके वर्षा काल, ठीक है, वर्षा काल भी वर्षा का ही पर्यायवाची हो जाता है। फिलहाल बारिश, बरसात, वृष्टि, मेह, पावस और झंझा ये इसके इंपोर्टेंट और मुख्य पर्यायवाची हुए वर्षा के। तो ये हमने आपको बता दिया। अब ऑप्शन में कौन सा आपके आया था, ठीक है, वो आपको देखना है। इसके अलावा भी कई पर्यायवाची होते हैं वर्षा के, लेकिन जो इंपोर्टेंट थे और मुख्य थे वो हमने आपको बताए। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है महाभाष्य के रचनाकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। महाभाष्य के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो महाभाष्य की रचना किसने की, यानी इसको किसने लिखा, महाभाष्य की रचना किसने की। तो महाभाष्य की रचना करने वाले कौन थे आपके, तो महाभाष्य की जो रचना करने वाले थे वो थे महर्षि पतंजलि, ठीक है। महाभाष्य के रचनाकार कौन है, तो महर्षि पतंजलि, ठीक है। ये पतंजलि योगपीठ वाले बाबा नहीं है, योग गुरु रामदेव बाबा नहीं है, ये महर्षि पतंजलि ये अलग है। तो महाभाष्य के रचनाकार कौन है, तो महर्षि पतंजलि इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है
वो है दास का विलोम बताना था। ठीक है, प्रश्न पूछा था कि दास का विलोम बताइए। दास का विलोम क्या होगा? तो दास का विलोम क्या होगा आपका? या तो दास का विलोम ऑप्शन में दिया होगा स्वामी, ठीक है, या फिर आपका मालिक। मालिक, मालिक का विलोम दास, दास का विलोम मालिक, और दास का विलोम स्वामी, या स्वामी का विलोम दास। ठीक है, तो दास का विलोम पूछा था, तो स्वामी यदि ऑप्शन में हो तो स्वामी इसका सही आंसर आएगा, और मालिक यदि हो तो मालिक आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो दास का विलोम होगा स्वामी या फिर मालिक। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है मार्तंड का पर्यायवाची होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये प्रश्न आपको जब हम पर्यायवाची शब्द की सीरीज लेकर आए थे आपके लिए, ठीक है, पर्यायवाची शब्द की सीरीज हम आपके लिए लेकर आए थे, समास हमने आपको समझाए थे, उसके अलावा आपके अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, इस प्रकार की ये वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी, और इन वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जैसे समास की प्लेलिस्ट मिल गई, तो समास में जितनी भी क्लास हुई हो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। एक से लगाकर यदि 4 तक हुई है तो 4 क्लास, 6 तक हुई है तो 6 क्लास। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ इन सभी का फ्री पीडीएफ, आज की क्लास का फ्री पीडीएफ और अभी तक जितनी भी क्लास हुई है उन सभी का फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक कहाँ पर है? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और यदि आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पर जाना चाहते हैं तो आपके पास टेलीग्राम है, तो वहां पर आपको सर्च करना है एडी एजुकेशन। ठीक है, एडी एजुकेशन आप सर्च करेंगे तो एडी एजुकेशन सर्च करके आपको ज्वाइन कर लेना है, और वहां पर यदि आप फाइल में जाएंगे तो आपको सारी फ्री पीडीएफ फाइल के अंतर्गत मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा संविदा वर्ग 3 का सबसे बड़ा ग्रुप संविदा वर्ग 3 आप ऐसा करके सर्च करेंगे फेसबुक पर, तो वहां पर भी हमारे 80,000 से ज्यादा मेंबर है, तो वहां पर अभी यदि आप जुड़ना चाहे तो वहां पर भी जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्तंड का पर्यायवाची ऐसा प्रश्न पूछा था परीक्षा में, मार्तंड अर्थात क्या होता है? तो मार्तंड अर्थात सूर्य। तो मार्तंड का पर्यायवाची क्या क्या होगा? तो जो पर्यायवाची हो जाते हैं मार्तंड के वो हम आपको बताते हैं। तो मार्तंड का पर्यायवाची हो जाएगा अंशुमाली। क्या हो जाएगा? अंशुमाली। उसके अलावा क्या होगा? तो उसके अलावा हो जाएगा सूर्य। उसके अलावा क्या होगा? तो हो जाएगा सूरज। उसके अलावा क्या होगा? तो उसके अलावा हो जाएगा भास्कर। ठीक है, भास्कर के अलावा क्या होगा? तो दिनकर। दिनकर के अलावा क्या होगा? तो भानु। भानु के अलावा क्या होगा आपका? तो भानु के अलावा हो जाएगा आदित्य। ठीक है, आदित्य भी सूर्य का ही पर्यायवाची है, अर्थात मार्तंड का पर्यायवाची है, और मार्तंड भी सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। तो दिनकर, भानु, आदित्य, इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका? रवि भी सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है। इस प्रकार कई पर्यायवाची होते हैं सूर्य के। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट और मुख्य है वो हमने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ये आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो मार्तंड सूर्य का ही पर्यायवाची है, तो मार्तंड के पर्यायवाची भी ये सभी हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई होते हैं, लेकिन मुख्य जो है वो हमने आपको बताया। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती में कुनबा जोड़ा। इसका अर्थ आपको बताना था। तो यदि आप पढ़ के गए हो लोकोक्ति तो आप इसका अर्थ बता पाएंगे, क्योंकि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती में कुनबा जोड़ा, ये क्या है आपकी? तो ये जो हो जाती है आपकी लोकोक्ति। और लोकोक्ति क्या होती है? तो लोक में प्रचलित उक्ति अर्थात लोकोक्ति। और लोक अर्थात क्या हुआ? तो लोक अर्थात लोग, तो लोगों में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती में कुनबा जोड़ा, इसका अर्थ आपको बताना था। ये लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ क्या होगा? ये है आपकी लोकोक्ति। ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ आपको पूछा था परीक्षा में। तो लोकोक्ति का जो अर्थ होगा आपका वो हो जाएगा इधर उधर की अनमोल बातें। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती में कुनबा जोड़ा, ये लोकोक्ति थी, और इसका अर्थ आपसे पूछा था। तो इधर उधर की अनमोल बातें इसका अर्थ होगा। इधर उधर की अनमोल बातें, इधर उधर की अनमोल बातें इसका अर्थ होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इधर उधर की अनमोल बातें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यदि इसका संधि विच्छेद हम करें तो विद्याधन आलय, विद्याधन आलय,
बराबर क्या हो जाता है आपका विद्यालय। ठीक है, अब कैसे होता है तो वो भी देख लेते हैं हम। विद्यालय हो जाता है आपका विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। तो विद्या, तो यहाँ पर पूर्व पद क्या हुआ आपका उच्चारित विद्या, आ का उच्चारण यहाँ से हुआ और अंतिम पद में से भी आ का उच्चारण हुआ। तो आ और आ मिलकर आ का उच्चारण यहाँ पर कर देते हैं। तो विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। तो इस प्रकार आपका विद्या आ का उच्चारण यहाँ पर हो जाता है बड़े आ का। ठीक है, तो विद्यालय इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा विद्याधन आलय बराबर विद्यालय होता है। तो इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय, जो हमने लिखा यहाँ पर, ये आपका इसका सही आंसर होगा। यदि संधि की बात करें कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो संधि के नाम यदि पूछा हो तो संधि का नाम आ जाएगा इसके अंतर्गत आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि ये आपके स्वर संधि का भेद है, तो दीर्घ स्वर संधि इसका सही आंसर होगा, या दीर्घ संधि भी हम कह सकते हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा था कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्याधन आलय इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यदि देखें तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रचुरता का पर्याय होगा, पर्याय अर्थात पर्यायवाची। ठीक है, तो प्रचुरता का जो पर्यायवाची होगा वो आपसे पूछा था, तो प्रचुरता का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना था। तो प्रचुरता के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, तो प्रचुरता के पर्यायवाची जो होंगे आपके वो हो जाएंगे, प्रचुरता के जो पर्यायवाची होंगे वो क्या क्या होंगे, तो एक तो हो जाएगा प्राचुर्य, प्रचुरता का अर्थ होता है अधिकता। ठीक है, तो प्राचुर्य हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं ना कि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो प्रचुर मात्रा यानी अधिक मात्रा में। ठीक है, तो अधिकता इसका आपका अर्थ होगा। तो प्रचुरता का पर्यायवाची तो हो जाएगा प्राचुर्य, एक हो जाएगा आपका अधिकता। इसके अलावा क्या होगा, तो इसके अलावा जो हो जाएगा आपका व्यापकत्व। ठीक है, व्यापकत्व या व्यापकता भी हम इसको कह सकते हैं। उसके अलावा क्या होगा, तो इसके अलावा हो जाएगा इफरात, इफरात भी प्रचुरता का ही पर्यायवाची है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, तो जखुरता, जखीरा, सॉरी जखीरा इसका सही आंसर होगा, जखीरा भी आपके प्रचुरता का ही पर्यायवाची होगा। तो प्राचुर्य, अधिकता, व्यापकत्व, इफरात और जखीरा ये सभी आपके प्रचुरता के पर्यायवाची होंगे। इसके अलावा भी कई पर्यायवाची होते हैं, लेकिन मुख्य जो है वो हमने आपको बताया। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला जो प्रश्न है, दांत का पर्यायवाची पूछा था, दांत का पर्यायवाची क्या होगा ये आपसे पूछा था। तो दांत का पर्यायवाची क्या होगा, तो दांत के पर्यायवाची यदि हम देखें तो दांत के पर्याय जो होंगे, पर्यायवाची जो होंगे वो है आपके, दांत को हम बोलते हैं दंत, दंत यानी भी दांत होता है आपका। उसके अलावा रदन, रदन यानी भी दांत होता है। उसके अलावा क्या होता है, तो दशन, दशन यानी भी आपका दांत होता है। उसके अलावा क्या होता है, तो रद, रद यानी भी दांत, दांत होता है। द्विज यानी भी दांत होता है। ठीक है, तो रद, द्विज, दंत, रदन, दशन और मुखखुर भी हम दांत को ही कहते हैं, मुखखुर। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये, इसके अलावा भी कई होते हैं। तो दांत के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, तो दंत, रदन, दशन, रद, द्विज और मुखकुर ये दांत के पर्यायवाची होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए आपसे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है उज्ज्वल का विलोम होगा। अब आपको उज्ज्वल जिस शब्द लिखा है वो यहाँ पर देख लेना है। इसका शुद्ध रूप भी आपसे पूछ सकते थे कि उज्ज्वल शुद्ध रूप में कैसा दिखाई देगा। तो उज्ज्वल में दो आधे ज का प्रयोग होता है, जिस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये उज्ज्वल बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो उज्ज्वल का विलोम पूछा था आपसे, तो उज्ज्वल का विलोम क्या हो जाएगा, तो उज्ज्वल का विलोम हो जाएगा धूमिल। इसका विलोम जो पूछा था तो वो हो जाएगा आपका धूमिल, उज्ज्वल का धूमिल, धूमिल इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धूमिल। ठीक है, उज्ज्वल का विलोम होगा तो धूमिल। अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा था वो भी देख लेते हैं। राजपुत्र में समास होगा। ठीक है, राजपुत्र में समास होगा, कौन सा समास होगा राजपुत्र में, ऐसा पूछा था आपसे। तो राजपुत्र का यदि समास विग्रह हम करें तो फिलहाल आपको क्या दिया है, ये सामासिक पद दिया है। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं, इसको सामान्य न माने आप के राजपुत्र ये कौन सा पद है, तो सामासिक पद या इसको हम समस्त पद भी कहते हैं, सामासिक पद या इसको हम कह सकते हैं समस्त पद भी आपका कहलाता है। ठीक है, तो राजपुत्र का समास विग्रह यदि हम करें तो राजपुत्र यहाँ पर क्या होगा, कौन सा पद होगा, तो आपको ऑप्शन देंगे तो वहां पर सामासिक पद इसका सही आंसर आपको लगाना है, या फिर समस्त पद दे तो समस्त पद इसका सही आंसर होगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं प्रश्न में कि राजपुत्र ये क्या है, तो ये सामासिक पद है, समस्त पद है। इसका समास विग्रह करेंगे तभी इसका समास हमको पता लगेगा। तो राजपुत्र में कौन सा समास होगा,
तो राजपुत्र का समास विग्रह यदि हम करें तो इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। इसका समास विग्रह क्या होगा, तो इसका समास विग्रह जो होगा वो होगा राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र, तो फिर से यहाँ पर कारकों की बात चलेगी, क्योंकि का उच्चारण हमने देखा है कि कारक पर चलता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो समास किसे कहते हैं, यहाँ से बात उठती है समास की। समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। अब हमको कंफ्यूजन हो गया कि समास की परिभाषा है ये है या संधि की है, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। तो यहाँ पर राजा का पुत्र, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, लेकिन इसमें भी हमसे पूछ ले कि कौन सा तत्पुरुष होगा, तो कारकों पर ये चलते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रारेरी। तो यहाँ पर फिर से का के की रारेरी, अर्थात यहाँ पर का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। तो राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, और वो भी कौन सा, तो संबंध तत्पुरुष। यदि तत्पुरुष आपको दिखा आंसर में तो तत्पुरुष लगाना है, और यदि संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष इस प्रकार दिखे तो उसमें संबंध तत्पुरुष आपको इसका सही आंसर बताना है, सही आंसर लगाना है, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, इसका सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, संबंध तत्पुरुष। तो ये थे आपके दिनांक 5, 6, 7 और 8 मार्च के आपके जो प्रश्न। ठीक है, 8 मार्च 2022 में आपके जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा चल रही है उसके जो प्रश्न थे और जो हम तक पहुंचे वो प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए थे। इसके अलावा जो टॉपिक हम तक पहुंचे वो हमने आपको बताए। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे की जो आपकी परीक्षा हो रही है, जैसे आज 9 तारीख है, तो आज की जो शिफ्ट है, 10 तारीख की जो शिफ्ट है, 11 तारीख, 12, जो भी आपकी अगली परीक्षाएं हो रही है उनकी 4 दिनों की जो एनालिसिस है, जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो फिर से लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। इसके अलावा डेली 2:15 पर आपकी क्लास होती है हिंदी से रिलेटेड। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन पर। ठीक है, तो इसकी फ्री पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछली कक्षाएं भी जो क्लासें हमने पढ़ाई है वो वहाँ पर अपलोड की हुई है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।